हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम आपके बीच तीसरा टॉपिक लेके आ गए हैं। थर्ड टॉपिक नेशनलिज्म यूरोप का थर्ड टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। यानी 1830 से 1848 के बीच में क्या क्या बात हुई, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आइडियाज तो हम लोग देख चुके थे फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड में आइडियाज में है कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म वेरी पॉपुलर इन यूरोप। कहता है कि इस समय आते आते उदारवादी जो थे वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उदारवादी जो थे लोग, खासकर वो लोग काफ़ी लोकप्रिय हो गए, खास करके एजुकेटेड पर्सन लोगों के बीच में। तो ये ऐसा पीरियड था। उसी समय क्या हुआ कि एक समय आता है पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप। पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप। इसमें क्या होता है, एक ऐसी अवधि है जहाँ पे भोजन की कमी आ जाती है, बेरोजगारी की कमी आ जाती है। इसको डिटेल से जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारी चीज़ में कमियां आ गई थी। पॉपुलेशन इंक्रीज, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि एकाएक पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, भोजन की कमी होती चली गई, नए नए मशीन आ गए, नए नए मार्केट में मशीन आ गए। इस कारण से बेरोजगारी बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि मशीन नहीं थे तो जो काम 10 लोग करते थे, मशीन आने के बाद वो 10 लोग बेरोजगार हो गए। तो इस सारे वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए। इस सारे वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए। इस परेशानी के कारण लोग फिर से रिवॉल्ट करने की जिज्ञासा हुई और एक और रेवोल्यूशन आया जिसको जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन क्यों आया? तो जुलाई रेवोल्यूशन जो था पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप के कारण आया। क्यों? क्योंकि अचानक से क्रांति के बाद पॉपुलेशंस बढ़ने शुरू हो गए। जब पॉपुलेशन बढ़ने शुरू हो गए तो भोजन की कमी हो गई। यूरोप, इंग्लैंड से मशीन सब आने लगे। इस कारण से मशीन में बहुत सारे लोगों का काम अकेले कर देता था। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। इस सारे चीज़ों को देखते हुए लोगों ने फिर से एक रेवोल्यूशन शुरू किया, जुलाई रेवोल्यूशन। जिस कारण से क्या हुआ कि आपको बताए थे कि नेपोलियन जब आया था तो बर्मन डिनेस्टी को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब नेपोलियन चला गया तो फिर से वो लोग मिलके वेना संधि के तहत उस साम्राज्य को फिर से वापस ले आए। तो इस रिवॉल्ट के कारण क्या हुआ कि सारे लोगों ने मिलके बर्मन डिनेस्टी के खिलाफ आवाज़ चलाना शुरू कर दिया, विद्रोह की भावना शुरू कर दी। और एक वक्त आया कि बर्मन साम्राज्य का अंत हो गया। लोगों की मदद से बर्मन साम्राज्य का क्या हुआ, गद्दी से उसको उतार दिया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाज सेटअप। और लोगों ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन सी था जिसका हेड लुइस फिलिप को बनाया गया। अब ये सिर्फ नाम का हेड था, ये सिर्फ नाम का हेड था। बाकी जो देश था वो कॉन्स्टिट्यूशंस के ही हिसाब से चल रहा था। उसके बाद ये तो हो गई, बर्मन डिनेस्टी का अंत हो गया। उसके बाद उस जगह पे क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो गया, लुइस फिलिप को हेड भी बना दिया गया। उसके बाद इसी तरह का विद्रोह, इसी तरह का रेवोल्यूशंस ब्रुसेल्स में भी चल रहा था। इसी तरह का लेसन्स ब्रुसेल्स में भी चल रहा था। तो ब्रुसेल्स में जो चल रहा था तो वहाँ जो ये कहानी हुई, बेल्जियम जो है वो अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लेता है। किससे अलग कर लेता है? बेल्जियम जो है अपने आप को अलग कर लेता है यूके ऑफ नीदरलैंड से। ब्रुसेल्स जिसकी राजधानी है बेल्जियम। तो ये दोनों चीज़ जो कहानी हुई कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ हंगर और हार्डशिप आने की वजह से हुई। इसी कारण से लोग क्या हुए कि विद्रोह जगह जगह पे, हर जगह पे करना शुरू किए। तो बर्मन डिनेस्टी का अंत हुआ, वहाँ का हेड बना, फिर ब्रुसेल्स में हुआ और वहाँ फिर ये इससे अलग हो गया और वहाँ एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशंस बन के तैयार हो गया, अलग से कॉन्स्टिट्यूशंस बन के तैयार हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एकाएक फ्रांस की क्रांति के बाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। उस जगह की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैंने पहले ही बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और इस कारण से ये दो चीज़ हुआ, जुलाई रेवोल्यूशंस हुए, बर्मन डिनेस्टी का अंत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसका हेड लुइस फिलिपींस को बना दिया गया। उसी प्रकार का रेवोल्यूशंस ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से। अब एक और चीज़ देखते हैं, एक अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि
आज़ादी के लिए ग्रीक वार जो हुआ, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस। कहता है कि ग्रीस में आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ वो 1821 में हुआ। ये काफ़ी वीवीआई है, आप इसको देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1821 में ग्रीस के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ। ड्यूरिंग द ग्रीस वॉर, इस आज़ादी के दौरान बहुत सारा सपोर्ट मिला वहाँ के लोगों को। किस किस से? ग्रीक्स लोगों से मिला, वेस्टर्न यूरोप से मिला, वहाँ के कलाकार से मिले, वहाँ के पर्स लोगों से काफ़ी मदद मिली। इस मदद के कारण अंतोगत्वा एक ट्रीटी साइन की गई, एक ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी को बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, आपका वीवीआई है। ये जो ट्रीटी साइन की गई 1832 में, 1832 में, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी बोलते हैं। साइन किया। अब किसके बीच में ये हुआ? तो ये हुआ ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस एक तरफ थे। ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस एक तरफ थे और दूसरा तरफ ऑटोमन अंपायर था। इस दो देशों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई है। क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि ये ट्रीटी किसके बीच साइन हुई। तो एक तरफ जो था वो आपका रूस था, फ्रांस था, रसिया था, और एक तरफ अकेले ऑटोमन अंपायर था। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा कौन था, तो आप आराम से बोल सकते हैं ग्रीस। क्या बोल सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं ग्रीस। अब इसी तरह ग्रीस तो आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। चलिए, इसी तरह जर्मनी भी फिर अपने आप को अलग किया, यूनिफिकेशन किया, इटली किया, आगे यूके बना। इस तीनों का डिटेल्स हम आगे अच्छे से बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, चौथा टॉपिक में जब हम इसका पढ़ेंगे। तो इसका कुछ पॉइंट है, आगे कुछ और पॉइंट है, देखते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी दौरान एक स्टेटमेंट भी आया था, स्टेटमेंट ऑफ ड्यूक मेटरनिक का था। ड्यूक मेटरनिक, व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। मतलब उनका कहना था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो आप इसको वीवीआई नोट कर लें। क्या कर लें? आप इसको वीवीआई नोट कर लें। इट इज़ वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई स्टेटमेंट्स ऑफ ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद एक टॉपिक आता है रोमांटिसिज्म। एक टॉपिक है रोमांटिसिज्म। अब यहाँ पे एक वर्ड है रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब जो हम लोग जानते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, एक प्रकार का फीलिंग, एक प्रकार का भाव प्रकट करना अपने नेशनलिज्म के लिए। तो ये रोमांटिसिज्म था, एक प्रकार का आइडियोलॉजी था। इनका मानना था, ऐसा मानना था कि कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन्स। कहता है कि जो भी सांस्कृतिक मूवमेंट है वो रिजेक्ट करता है वैसे राष्ट्रवाद को, जो तर्क देता है वैज्ञानिक रूप से या फिर दूसरे प्रकार के कोई भी कारण से। उनका मानना था कि हम राष्ट्रवाद लोगों के बीच में किसी विशेष सॉन्ग के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट इंट्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म थ्रू आर्ट एंड लॉ। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ हम राष्ट्रवाद को कला के माध्यम से, प्यार के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से भी बोल सकते हैं, सॉन्ग्स के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाना, लोगों के बीच में पहुंचाना। तो यही है रोमांटिसिज्म की, अपनी बातों को वार करके, युद्ध लड़के, लोगों के बीच में दहशत फैला के, एक और भी तरीका, एक अलग प्रकार का विचारधारा जिससे हम लोगों के बीच में पहुंच के राष्ट्रवाद को पहुंचा सकते। वो था आर्ट के द्वारा, लव के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा। बाद में कुछ सॉन्ग्स भी निर्यात किए गए थे, जैसे कि आप बुक में देख रहे होंगे, एक सॉन्ग था डस फॉल्क सॉन्ग था। वहाँ में यहाँ पे आपको लिख देते हैं, देख लीजिए, रोमांटिसिज्म में होगा
वो जो सॉन्ग था इस प्रकार था, डस्ट फॉल्क होगा एक, डस्ट फॉल्क, रोमांटिसिज्म में डस्ट फॉल्क। वो जो सॉन्ग है वो इस प्रकार से है, डस्ट फॉल्क, डस्ट वॉल्क, पीपुल कॉमन लोगों को लिए ड्राइव करने के लिए डस्ट फॉल्क। तो उस सॉन्ग को यहीं तक रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक एक और बच गया है, इसी में जोड़ते हैं, आते हैं। एक और पॉइंट है द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। आपको पता ही है कि जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे वो लिबरल्स को मदद कर रहे थे। तो उस समय जब भूखमरी की व्यवस्था थी, आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग मोनार्की सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ को ज़ोरों शोरों से बढ़ाते गए और अपने अधिकारों के लिए जगह जगह पर निकलना शुरू कर दिए। बहुत सारे मजदूरों को लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ के राजा के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनमें से इन लोगों की कुछ मांग थी। उन्होंने क्रिएट डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। उन लोगों की मांग थी कि राजा प्रथाओं को ख़त्म करके एक नेशन स्टेट बनाया जाए, एक नेशन स्टेट बनाया जाए। उस नेशन स्टेट में प्रेस की स्वतंत्रता हो, संगठन की स्वतंत्रता हो, और मेल यानी कि पुरुष वर्ग को, यानी कि पुरुष वर्ग को वोट देने का क्या हो, अधिकार हो। और फिर बाद में इसी संग लोगों ने वोमेंस के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किया, वुमेन लोग ने खुद से बनाया, न्यूज़पेपर्स की व्यवस्था की, और औरत लोग बाद में चल के पॉलिटिकल हिस्सा में भाग लेने लगी, मीटिंग्स में भाग लेने लगी। जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया। ये सब जब चीज़ जारी रहा तो वहाँ का जो राजा था विलियम फोर क्राउन पर्सिया, जो अभी जर्मनी है प्रेजेंट में, वही राजा था। उसी के खिलाफ ये सब कहानी शुरू हुई। तो 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ चर्च के बगल में एक जगह थी, मार्च करते हुए फ्रैंकयार्ड फोर्ट वहाँ पे पहुँचे। संत पॉल एक चर्च था, वहाँ पे ये लोग 831 व्यक्ति के साथ उस जगह पे पहुँचे और एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की प्रख्याष्टा करने के लिए तैयार हो गए। एक लिखित दिया और इस सारे चीज़ को दे के इस राजा को, विलियम फोर को, क्राउन को दिया, कि जो कि नॉमिनल था, क्योंकि इसी के मॉडरेट, मैंने पहले ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडरेट का गठन किया गया था, तो इस राजा को दिया गया इसका लिखित। लेकिन ये राजा ने, क्राउन ने लेने से मना कर दिया और कंजर्वेटिव से इस राजा ने हाथ मिला लिया, उसका सपोर्ट किया। इस तरह से यह प्रारूप पूरा ना हो सका। बाद में फिर सेना को बुलाई गई और उस पार्लियामेंट को बंद करना पड़ा। एक लास्ट टॉपिक अब बच जाता है इस टॉपिक का, उसको भी देख लेते हैं। एक पॉइंट है द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लिबरल संगठन जो थे वह कंजर्वेटिव के डर से, भय से अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिए, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिए, क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उनका विरोध, जो भी कंजर्वेटिव का विरोध करता उसके लिए वो तो सेंसरशिप ला दिए थे। तो इस डर की वजह से ये सारे संगठन के लोग अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अंडरग्राउंड होते होते भी वो नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीकों को अपनाते रहे। कई सेक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, और कई यूरोपों तक उसको पहुंचाया। उसी में से एक था इटालियन, उसी में से एक क्रांतिकारी था इटालियन क्रांतिकारी जिस्पी मैजनी, जो जिनेवा में जिसका जन्म हुआ था 1860 में। कभी कभी ये पूछ लेता है एक नंबर में, तो आप इसको VVI समझ लें। उसी में से एक क्रांतिकारी था जिस्पी मैजनी, जिसका जन्म 1860 में जिनेवा में हुआ था। उसने 2 सेक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था। उससे पहले मैं उसके बारे में बता दूं, 24 साल की उम्र में मैजनी ने लिंगुनिया जगह में उन्होंने कंजर्वेटिव के खिलाफ एक क्रांतिकारी मोर्चा खोल दिया था, जिसके कारण उसको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया। फिर ये अलग जाके अंडरग्राउंड होके 2 सेक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया,
जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने 2 सोसाइटी का जो निर्माण किया, वो 2 सोसाइटी इस प्रकार है। यंग इटली इन मैसलीज, यंग यूरोप इन बर्न। ये 2 सोसाइटी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू इन बोर्ड्स एग्जाम। यंग इटली इन मैसलीज, यंग यूरोप इन बर्न। मजनी ने एक बात बोला था, मजनी बिलीव दैट गॉड हैज इन्वेंटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये मजनी के द्वारा बोला गया एक बात था, मजनी के द्वारा बोला गया एक बात था, मजनी के द्वारा बोला गया ये बात था। मजनी के अनुसार उसको भरोसा था कि गॉड हैज, यानी कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई है। मनुष्यों का क्या है? प्राकृतिक इकाई है। ऐसा उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना में जो अध्यक्ष थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने इनके बारे में कहा था, मैटनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने इसके बारे में बोला था कि सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है ये, सबसे खतरनाक व्यक्ति है ये। यानी कि ये कंजर्वेटिव का सोच था उन उदारवादियों क्रांतिकारी नेता के बारे में। इस तरह से ये 3rd टॉपिक अच्छे से हमारा कंप्लीट हुआ। आई थिंक इसमें कुछ छूटा भी नहीं है। आप इसको अच्छे से पूरे से पढ़ें। जहाँ तक 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसको पूरे से रीड करें, आपको टोटल टॉपिक समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम बहुत जल्द ही इसका 2nd पार्ट लेके आएंगे। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो VBI है इसको आप हमेशा याद रखें। वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, VBI, ये भी VBI। तो आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लें और बहुत जल्द हम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू।